नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से एक बड़ी खबर, टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन। कल छात्र करने वाले हैं एक बड़ा आंदोलन। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में बीपीएससी का घेराव करने वाले हैं छात्र। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर के आंदोलन किया जाएगा कल के दिन। बताते चले आपको, ओएमआर अपलोड करने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दिए जाने पर भी नाराज है शिक्षक। कल सुबह 11:30 बजे से प्रदर्शन करने का समय रखा गया है और सभी शिक्षकों से अपील की जा रही है ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में जुटे। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की इनकी मांग है। कई सारी समस्याओं को इन्होंने अधिकारियों के सामने भी रखा, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से नाराज है। टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करने की बात की जा रही है। बताते चले आपको, शिक्षक बहाली फेज 1 और फेज 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों सीटें खाली रह गई थी और आगे ये लोग चाहते हैं कि तीसरे फेज की शिक्षक बहाली में ऐसा ना हो। इसीलिए 12 अगस्त की सुबह लगभग 11 बजे बीपीएससी गेट के बाहर आंदोलन किया जाएगा। बताते चले आपको, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग का मतलब है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट प्राथमिक 9वीं से 10वीं, 11वीं और 12वीं में से किसी एक में ही दे। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि एक कैंडिडेट की 2 सीटों पर रिजल्ट देंगे। रिजल्ट उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में देते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का निर्णय होता है कि वो किस में जाना चाहते हैं। पीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से पहले एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यानी कल सुबह 11:30 बजे बीपीएससी कार्यालय का सभी घेराव करेंगे। छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ हैं, जो आंदोलन की एक तरह से रणनीति बना रहे हैं। जरा बातचीत करते हैं, आखिर फिर से आंदोलन और प्रदर्शन क्यों? आप लोग कल घेराव करने वाले हैं? जी बिल्कुल, कल हम लोग सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है, लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में टीआरई 3 में सीटें खाली न रहे। इसके लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए। जिस तरह टीआरई 1 और टीआरई 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाया गया, जिसमें कुछ फर्जी लोग पकड़े गए तो बाहर हुए, अभी भी फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, वो बाहर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हजारों सीटें खाली रह गई और दूसरी तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी योग्यता रखते हुए विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रह गए। कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी एक स्टूडेंट हैं, उनका कई रिजल्ट आ जा रहा है। जी बिल्कुल, एक स्टूडेंट का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो रहा है और वो काउंसलिंग कहीं एक जगह करा सकते, जहां पहले काउंसलिंग करवा लिए उसके बाद वो अन्य पदों के लिए नहीं करा सकते। तो फिर रिजल्ट क्यों 3-3-4 जगह दिया जा रहा है? एक ही जगह घेराव करेंगे आप लोग? कल हम लोग 11:30 बजे से बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें हम टाई ब्रेकर से रह गए थे। तो उसमें उसका कंडीशन ये था कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट की वजह से टाई ब्रेकर से रह गए थे और नोटिफिकेशन में दिया गया हुआ था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और सीटों जो वैकेंट बच गई थी उसको आगे टीआरई 3 में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और अभी यही हमारी मांग है कि टीआरई 3 में उस काम को नहीं दोहराया जाए, ताकि फिर से बहुत सारे लोग, हजारों जो कैंडिडेट, उनको परेशानी का सामना करना पड़े और बेरोजगार रह जाए एक नंबर से। मेरा नाम खुशबू हुआ। चेयरमैन बदल गए, नए चेयरमैन हैं जिन्होंने एग्जाम लिया है। अब कितना भरोसा कर रहे हैं, चूंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी? कैसे हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों को ही माना नहीं जा रहा। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। ये पेज नंबर 11 है नोटिफिकेशन का, उसमें लिखा हुआ है। उसका पालन लगातार नहीं किया जा रहा टीआरई 1 से ही। डर है क्या आप लोग? इस बार पूरा डर है और बेल्ट्रॉन को दिया गया है ओएमआर सीट स्कैन करने के लिए, तो उससे तो पूरा ही डर है, क्योंकि वो पूरा धांधली सेटिंग में ही रहा है। बेल्ट्रॉन पैसा वसूली करता ही है, फोन आता है सब स्टूडेंटों को कि इतना पैसा दिया जाए, हम इतना बढ़ा देंगे नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य है। बिल्कुल, तो अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ओएमआर अपलोड होना है और इसके साथ साथ आंसर की भी जारी होना है। लेकिन इससे पहले ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है कि कल आंदोलन करेंगे, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हो रही है और डर इस बात की है कि एक ही स्टूडेंट को कई रिजल्ट ना मिल जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई सीटें खाली रह जाती है और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन्हें फिर से अगले इम्तिहान का इंतजार करना पड़ता है, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। दूसरी तरफ जो बेल्ट्रॉन है, इस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है और बीपीएससी का कहना है कि ओएमआर अपलोडिंग का काम बेल्ट्रॉन ही करेगा। ऐसे में ये लोग बेल्ट्रॉन से जवाबदेही छीनना चाहते हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि आयोग अब तुरंत कार्रवाई करे और बेल्ट्रॉन पर हमें भरोसा नहीं है, साथ ही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के तहत ही रिजल्ट जारी हो। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।
गोपालगंज में मिले कथित रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़ी एक खबर है। गोपालगंज में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मुंबई से पहुंचे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की 3 सदस्यीय टीम ने जांच की और जांच के बाद टीम ने खुलासा किया है कि जब्त पदार्थ में रेडियो सक्रियता नहीं है और ये राहत की बात है। गोपालगंज एसपी ने इसकी पुष्टि भी की। एसपी का कहना है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र की टीम की जांच के बाद सैंपल को एफएसएल की टीम जांच के लिए लेकर जा रही है और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा ये पदार्थ कैसा है। लेकिन देखिए, फिलहाल राहत की बात यह है कि जब्त पदार्थ में रेडियो सक्रियता नहीं है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद और रिपोर्ट नहीं आने तक देखिए एहतियातन तौर पर सावधानी बरती जा रही है। देखिए, गोपालगंज मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताते चल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अब तक क्या हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज आपको दिखा रहे हैं इसमें क्या हुआ है। सावधानी प्रशासन की तरफ से जो है सावधानी बरती जा रही है और आपको बताते चले तस्करी का यूपी कनेक्शन सामने आया है। पदार्थ के फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी चल रही है। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग ने अनोखे और अजूबे पुल की झड़ी लगा दी है। देखिए, इससे बिहार सरकार पर लगातार बट्टा लगता भी दिख रहा है। रानीगंज और पलासी में खेत के बीचों बीच खड़े पुल की तस्वीर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। अब देखिए, इसी कड़ी में एक और अनोखे पुल की तस्वीर जो है सामने आई है। ये पुल है जोकीहाट के मजगामा पंचायत में, जहां ग्रामीण कार्य विभाग ने पूर्णिया के बाबा कंस्ट्रक्शन से इस पुल का निर्माण करवाया। बाबा कंस्ट्रक्शन ठेकेदार शंकर झा उर्फ बाबा का है, जो एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। पुल निर्माण की योजना 3 करोड़ 43 लाख रुपए की बताई जा रही है। यहां भी पुल तो बना, लेकिन ना तो उसे सड़क से जोड़ा गया है और ना ही अप्रोच रोड बनाया जा सका। अधिक जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। नंबर 4 में है और नदी का पानी जो है चारों तरफ जो है बिखरा पड़ा है, तो अप्रोच पथ नहीं है, सड़क नहीं है। फिर भी 2016 में जिस तरीके से जो है पुल बना दिया गया, उसके बाद जो ग्रामीण है वो माथा पीट रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर इस पुल पर आखिर चढ़ा कैसे जाए। अभी हम दूसरी तरफ हैं और जो पहली तस्वीर है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बांस बल्ले के सहारे जो सीढ़ी बनाया गया है और उस सीढ़ी से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। और इस तरफ जहां पर अभी हम हैं वहां पर चारों तरफ पानी है। ये मजगमा गांव है, गांव मजगमा, पंचायत भूना मजगमा और 4 नंबर वार्ड। और 2016 में ये पुल 2016 में बनाया था। 2016 में शुरू किया और 17 में फैलन किया इसको। 17 दिन हो गया कि दब से पड़ा हुआ बिखरा हुआ है। अगर ये पुल नहीं बनता तो हम लोग इत्मीनान थे, जैसे चलता था। लेकिन ये पुल बन करके हमको जहन्नम में डाल दिया। हमारा घर द्वार का स्थिति देखिए, ये खाड़ी ये टूटना उसी का चलते हुआ। ग्रामीण रोड जो बनाया PWD अप्रोच नहीं बनाया है, अप्रोच नहीं बनाया, सड़क नहीं बना है, सड़क नहीं बना। ये PWD यही आके छोड़ा। पुल पे चढ़ते कैसे हैं? तो वही बांस का सीढ़ी बना के रखे हैं। इमरजेंसी पर जगह लगाते हैं। इमरजेंसी दवाई वाई के लिए जाना पड़ता है तो पहले सीढ़ी का व्यवस्था करना पड़ता है। पानी उतर के फिर सीढ़ी लगा के फिर बीमारी को ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। जैसे हम लोग का बन जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगा आने जाने के लिए। इधर से अररिया और पूर्णिया बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग का बहुत खर्च होता है, घूम के आना पड़ता है, उधर से महलगांव के आना पड़ता है। कौन सी नदी का पानी चारों तरफ फैला हुआ है? ये परमान नदी का है। अब यहाँ के ग्रामीण जो है इस बात को लेकर परेशान है, माथा पीट रहे हैं कि आखिर पुल पर चढ़ा कैसे जाए। क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग और जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो पुल बनाया है उस पुल तक चढ़ने के लिए ना सड़क है ना अप्रोच पथ। ऐसे में बिहार सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। विभागीय अधिकारी जो है कैमरे पर आना नहीं चाहते हैं और स्थानीय जो ग्रामीण है अररिया के वो अपना माथा पीट रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। अररिया के रानीगंज में खेत में खड़े पुल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। रानीगंज में बीच खेत में पुल बना दिया गया। खेत में खड़ा ये पुल बिहार के विभाग में जारी गड़बड़ झाले की पोल खोल रहा है। अररिया के पलासी में खेत में खड़े पुल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और देखिए, पलासी में बीच खेत में पुल बना दिया गया। हैरत की बात यह है कि इस पुल तक पहुंचने के लिए ना तो कोई अप्रोच रोड है और ना ही कोई सड़क।
समस्तीपुर के खानपुर में लोहे की सीढ़ी वाले पुल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। यहां पुल तो बना लेकिन अप्रोच रोड गायब है। अप्रोच रोड के अभाव में लोग लोहे की सीढ़ी से पुल पर चढ़ करके पार करने के लिए मजबूर हैं। चलिए अब रुख करते हैं सियासी जगत से जुड़ी हुई खबरों की ओर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा था कि अगर नीतीश कुमार उनके सामने आएंगे तो आरजेडी का प्रदर्शन और भी बेहतर रहेगा। इस पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि तेजस्वी की जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखी हुई है। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जाने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पलटवार किया। अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरा बिहार ललन सिंह का पकवान खाएगा। तो वहीं जब आरक्षण पर उनसे सवाल पूछा गया तो अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरी राजधानी पानी में डूब गई है, उनके आवास में भी पानी भर गया है, पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरा बिहार भर ललन जी का पकवान खाएगा और क्या, इधर ख्याली पकाओ। आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से SC/ST को लेकर बातें आई है। अरे यार, पूरा पटना डूबा हुआ है, पाटलिपुत्रा कॉलोनी हम लोगों का घर भी डूब गया। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी से पूछिए कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे। देश और राज्य की जनता ने रिजल्ट दे दिया। लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देते हैं। एनडीए विधानसभा चुनाव में भी आराम से जीतेगा। तेजस्वी के सपने को बिहार की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। संजय झा ने कहा कि स्पेशल पैकेज के तहत पैसे मिलने भी अब शुरू हो गए हैं। 5 साल में बिहार का कायाकल्प होगा। संजय झा ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल पर भी जमकर हमला बोला। अभी लोकसभा में तो अपना परफॉर्मेंस देखे कि नहीं देखे, पूछिए एक बार। अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े तो क्या भाषण देते थे, कितना आप लोग चलाते थे। 250 मीटिंग किए, 300 मीटिंग किए। जनता मालिक होता है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम कितनी बार बोले हैं, पूरा बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा देश दुनिया में तब बढ़ी, इज्जत जब बचा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी बिहार के लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार तो डबल इंजन की सरकार है ना। अभी कितना पैसा बजट में मिला है बिहार को, और अभी और मिलेगा। अभी तो 5 साल काम चलना है बिहार में। बिहार का कायाकल्प इसी 5 साल में होना है। और नीतीश कुमार जी ही चेहरा इस सरकार के है। और उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा में भी हम लोग यहाँ लड़ रहे थे, ऊपर मोदी जी थे, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार घूम रहे थे ना। रिजल्ट जनता ने दे दिया ना। उससे ज्यादा सीट से हम लोग विधानसभा में जीतेंगे। और उनका जो ख्वाब है, सपना जो पाले हुए हैं, ये बिहार की जनता कभी नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं और कह रहे हैं कि जो कार्य किए हैं महागठबंधन के कार्य, तमाम चीजों को गिनवाएंगे कि कितना 17 महीनों में। हाँ, कार्य क्या किया है। जब विधायक तोड़ रहे थे उस समय तो पता ही चल रहा था ना क्या कार्य किया है। कार्य सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो काम हुआ है उनके चेहरे पर उनके द्वारा किया हुआ काम है। अपना काम गिनाए। जब 15 साल राजपाट मिला था, वो काहे नहीं बोलते हैं उसको, सुने हैं बोलते हुए। आरजेडी की सरकार थी ना भाई, वो नहीं पूछता है कि 15 साल जो मिला तो बताइए ना बिहार में कितना रोड था, बिहार का कितना बजट था, बिहार में कितना स्कूल था, कितने बच्चे स्कूल जाते थे, कितना महिला मुखिया बनती थी। 15 साल शासन था ना। क्यों नहीं आप दलित और पिछड़े को रिजर्वेशन दिए थे पंचायत में। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय में। डिप्टी सीएम ने सुभाष चौक पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर साफ सफाई करके माल्यार्पण किया और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चला करके पीएम मोदी के सपने को साकार करने की बात कही। उन्होंने पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान में लोगों से भागीदारी लेने की अपील की। स्वस्थ भारत का अभियान चलाया। महापुरुषों की प्रतिमा पर किस तरह से गंदगी का वातावरण था, आज उन्होंने जो अभियान चलाया कि जो भी हमारे देश के लिए
आज़ादी के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से अपने बलिदान दिए हैं, वैसे महापुरुषों के स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्वच्छ बनाना और उनको पुष्पांजलि अर्पित करना, ये स्वच्छता अभियान हर घर के अंदर, हर सड़क, हर चौक चौराहे, हर दुकान के अंदर स्वच्छता अभियान को चला करके हम बीमारी से मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर के आरजेडी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है, ये बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक पार्टी आलाकमान लालू प्रसाद यादव ने नाम पर मुहर लगाई है। गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस नाम पर मुहर लगाई है। आरजेडी ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू यादव ने इस नाम पर मुहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार में एससी कैटेगरी में 21 जातियां हैं, लेकिन इन 21 जातियों में से सिर्फ D4 की 4 जातियों के लोग 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मुसहर, डोम जैसी जातियों की आबादी ज्यादा है, लेकिन उनको उनकी आबादी के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम जीतन राम मांझी के लोकसभा क्षेत्र जब वहां पर पहुंची, यहां पर चंदौती क्षेत्र के मतन बीघा मुसहर टोली में हमने मांझी के दावे की पड़ताल की। आरक्षण के लाभ को लेकर के मुसहर टोली के लोगों ने न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली से क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। अभी हम मटन बीघा में, और मटन बीघा का यह जो बस्ती है पूरी तरह से मुसहर और डोम समाज की जो जाति के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है आरक्षण वहाँ लोगों को यहाँ नहीं मिला है, या उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो यहाँ के लोग जो है शिक्षित तो है, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार के अलावा इन लोगों के पास घर नहीं है। जो ज़मीन होते हैं वो जो जिसमें मिलना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। फिलहाल ऐसे भी जो लोगों का कहना है कि आरक्षण हम लोग को दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति है। नहीं, किसी का नौकरी नहीं है, किसी का नौकरी नहीं। अब नौकरी रहता तो हम लोग ये करते हैं। तो मानी जी आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? मानी जी को कर रहे हैं, मानी का बताना ना है कि ये तो आज से मंत्री नहीं है, लेकिन समाज के जो शिक्षित लड़कन है ना उनको सिला के कभी मीटिंग नहीं की। परेशानी ये है कि हम लोग कमाते खाते हैं और क्या, किसी को रोजगार नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है। रोजगार कोई रोजगार हम लोग को निश्चित रोजगार नहीं है, और कोई कारोबार नहीं है। सीधा मजदूरी लोग करता है, फौजदारी करता है, राजमजदूर का काम करता है। मतलब जो काम मिल गया उसी में कमा के लोग गुजारा करता है। पढ़े लिखे लोग भी मजदूरी करते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी वही काम कर रहे हैं। इसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं है लोगों के पास। यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ बच्चे शिक्षित हैं, हमारे बच्चे जो है वो शिक्षित है, मैट्रिक पास है, ग्रेजुएटेड पास है, लेकिन उनका रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ मटन बीघा की बस्ती की बात नहीं है, इससे कई और बस्ती है जहाँ के बच्चे जो शिक्षित है लेकिन उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। एलन लिली, न्यूज 18 गया। मुजफ्फरपुर के मंडई गांव में बसे मुसहर समाज के लोगों से भी हमने बात करके जीतन राम मांझी के दावे की सच्चाई जानने की कोशिश की। यहां भी लगभग सभी पढ़ाई लिखाई के मामले में जीरो ही मिले। 2 युवक पढ़े लिखे मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी लेने की कोशिश ही नहीं की। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरव से बातचीत में और क्या कुछ कहा है इन्होंने, सुनिए। तो आपको बताते चले कि आरक्षण के लाभ को लेकर के न्यूज 18 की टीम ने मुजफ्फरपुर के मंडई गांव में बसे हुए मुसहर समाज के लोगों से भी बात की। जीतन राम मांझी के दावे की सच्चाई जानने की कोशिश की। यहां भी लगभग सभी पढ़ाई लिखाई के मामले में जीरो ही मिले। 2 युवक पढ़े लिखे हुए मिले और उन्होंने भी काफी कुछ इसे लेकर के जानकारी दी न्यूज 18 के संवाददाता को। पटना के गार्गी चैप्टर की मदद से सावन मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि महिलाएं अलग अलग राज्य के परिधान को पहन करके नृत्य की प्रस्तुति देंगी। सावन महीने में महिलाएं ढोल नगाड़े पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने महिलाओं की प्रशंसा करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और उनकी सराहना भी की। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने, तब तक संभव नहीं होगा जब बड़ी संख्या में महिलाएं योगदान नहीं देती। आज अभियान में लगभग 5000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जबकि 1 लाख से अधिक सदस्य इसके हो चुके हैं। लेकिन 5000 महिलाओं के जुड़ने से क्या असर है हम सभी देखते हैं। 15 केंद्रों पर निःशुल्क पाठशालाएं चल रही हैं, 3 केंद्रों पर निःशुल्क कला कौशल केंद्र चल रहे हैं, जहां महिलाओं को उद्यमिता के लिए बताया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम अनेक जिलों में चल रहे हैं। महिलाएं जब जुड़ती हैं, अभियान तो सशक्त होता है, राष्ट्र भी सशक्त होता है। तो इस सावन महोत्सव का थीम भी उद्यमिता है। सावन का महीना है और सावन के महीने में महिला सावन महोत्सव मनाती हुई नजर आ रही है। गार्गी चैप्टर की तरफ से पटना में जो महिला है वो नाचती झूमती नजर आ रही है। अलग अलग गानों पर, अलग अलग थीम पर ये महिलाएं तैयार हैं। हरे हरे परिधान में यहाँ साफ तौर पर जो नृत्य है वो यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि सावन का महीना है और बिल्कुल जो भारतीय परिधान है वो अलग अलग तस्वीर, पूरे देश की जो छवि है वो यहाँ गार्गी चैप्टर में अलग अलग जो महिलाएं हैं वो उस तरीके से तैयार होकर आई हैं। इनके लिए सावन कितना खास है, पहले हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या लाल शाह है और मैं जेडी विमेंस कॉलेज से आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने सारे पार्टिसिपेंट्स से मिलकर। एंड सब सावन कितना खास है? बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तो महादेव की दीवानी हूँ, ऊपर से सावन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। टुडे आई एम सो हैप्पी एंड मेरी सबके लिए खास है। कितना सावन खास है? बहुत ज्यादा खास है। मतलब इसमें हम सभी एक जैसे मतलब कपड़े पहनते हैं, हरे हरे एक साथ एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस करेंगे अभी, तो मतलब वो हमारा यूनाइट कहलाएगा कि हम लोग जैसे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अभी भी पैर थिरक रहे हैं। सावन की बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग को मौका मिला है ये सब करने का। वैसे बहुत कोई को तो नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को अच्छा फील हो रहा है, मौका मिला है। और देखिए जो चेहरे हैं बिल्कुल सज धज के तैयार है, अलग अलग जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। नाम क्या है? निशा कुमारी, और आज मैं हिमाचल प्रदेश राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं महाराष्ट्र स्टेट को। आप? जम्मू एंड कश्मीर। और आप? गुजरात। आप? भारत माता में बनी हूँ आज। चलो तो सब लोग पूरा मतलब भारत की तस्वीर है। तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग परिधान, अलग अलग खूबसूरती यहाँ नजर आ रही है। और गार्गी चैप्टर की तरफ से सावन मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया और जो तमाम महिलाएं हैं अलग अलग तस्वीर यहाँ प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।